हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू गुरुजर क्लासेस। दोस्तों, हमारी सीईटी के क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम राजस्थान जीके के हैंडराइटिंग नोट्स को पढ़ रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान चित्रकला के जनक महाराणा कुंभा और आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है। आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम अध्ययन किया तथा इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें सभी शैलियों का वर्गीकरण मिलता है। वह राजस्थान की चित्रकला पर आधारित प्रथम पुस्तक है। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला की संज्ञा दी या उसका नाम दिया। नामकरण की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने राजस्थानी चित्रकला के अलग अलग तर्क दिए हैं। रामकृष्ण दास ने जो राजस्थान की जो चित्रकला है ये अपभ्रंश शैली का रूप माना है, जबकि जो कर्नल जेम्स टॉड हैं उन्होंने राजस्थानी चित्रकला इसे कहा है। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला कहा है, वही सुनीति कुमार चटर्जी ने सौराष्ट्रीय चित्रकला कहा है। एन.सी. मेहता द्वारा इसे हिंदू चित्रकला कहा गया है। एक बार और देखते हैं। रामकृष्ण दास के द्वारा अपभ्रंश शैली चित्रकला कहा गया है, वहीं टॉड के द्वारा इसे राजस्थानी चित्रकला कहा गया है। आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजपूत चित्रकला और सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा सौराष्ट्र चित्रकला कहा गया है। एन.सी. मेहता के द्वारा हिंदू चित्रकला कहा गया है। चित्रकला की जो राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति है वो राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं सदी में अपभ्रंश से हुई है। राजस्थान में सर्वप्रथम चित्रकला गुजरात से हुई, मेवाड़ राज्य में आई। मेवाड़ राज्य के बाद मेवाड़ शैली का जन्म हुआ। अतः राजस्थान की अन्य शैलियों का जन्म मेवाड़ शैली से ही माना जाता है। स्वतंत्र रूप से राजस्थान की चित्रकला 15वीं सदी में आई। वह राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं और 18वीं सदी को माना जाता है। राजस्थान की चित्रकला का प्रारंभ में गुजरात का और जैन शैली का प्रभाव था। जो राजस्थान की चित्रकला है इसमें गुजरात की शैली का और जैन शैली का प्रभाव था शुरुआत में। राजस्थानी चित्रकला का जो प्रमुख विषय है वो क्या क्या है, किस प्रकार की इसमें विशेषता हैं। इनमें सर्वाधिक नारी चित्रण, आखेट यानी शिकार के चित्रण, दरबार के चित्रण, मोर का चित्रण और वेशभूषा और बनावट का चित्रण, पशु व पक्षियों का चित्रण, भित्ति दीवारों का चित्रण, प्रेम कथाओं पर आधारित चित्रण, रागमाला व बारहमासा ग्रंथों पर आधारित चित्रण, भौगोलिक स्थिति का चित्रण। ये कुल 10 विशेषता हैं। नारी, आखेट, दरबारी, मोर, वेशभूषा, पशु पक्षी और भित्ति चित्रण, प्रेम कथाओं का चित्रण, रागमाला, भौगोलिक स्थिति। वही कोई क्वेश्चन आ जाए अगर राजस्थान का निम्न में से कौन सा कोई चित्रकला की विशेषता नहीं है राजस्थान की, तो ऑप्शन आ जाए तो युद्धों का चित्रण इसमें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी कला के प्राचीनतम अवशेष हैं। राजस्थानी चित्रकला के जो प्राचीनतम अवशेषों की बात करें तो वो सबसे पहले आपका पुष्कर में जो मुनि अगस्त्य हैं उनकी गुफा में चित्र मिले हैं। और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मारवाड़ के श्रृंगधर नामक चित्रकार का भी उल्लेख किया है। सवाई माधोपुर के अमरेश्वर, भोलेश्वर स्थानों से चित्र मिले हैं। कोटा जिले के मुकुंदरा हिल्स से मानव शैल के चित्र मिले हैं। बूंदी जिले से जो गरदड़ा सभ्यता है वहाँ से छाजा नदी के किनारे रॉक वर्ड पेंटिंग के उदाहरण मिले हैं। वही कोटा जिले के जो आलनिया स्थान है वहाँ से आली नदी के किनारे मृदभांड मिले हैं। राजस्थान में चित्रकला के सबसे जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वो जयपुर जिले से मिले हैं, बैराट सभ्यता से। एक बार और देखते हैं क्या क्या प्रमाण मिले हैं। प्राचीन प्रमाण, पुष्कर में जो मुनि अगस्त्य है उनकी गुफा में चित्र मिले हैं। तिब्बती इतिहासकार जो तारानाथ है उन्होंने श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। सवाई माधोपुर के अमरेश्वर
भोलेश्वर स्थान से चित्र मिले हैं। कोटा के मुकुंदरा हिल्स से मानव के शैल चित्र मिले हैं। और बूंदी जिले से जो गड़दड़ा स्थान है वहाँ से छाजा नदी के किनारे जो रॉक वर्ड पेंटिंग है उसका उदाहरण मिले हैं। कोटा के आलनिया से आलनिया नदी के किनारे मृदभांड मिले हैं। और राजस्थान के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं जो वैराट सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान की लघु चित्र शैलियाँ। राजस्थान के प्रमुख चित्र शैली से संबंधित स्कूल्स उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, दूसरा मारवाड़ स्कूल, तीसरा ढूंढाड़ स्कूल और चौथा है हाड़ौती स्कूल। मुख्य रूप से इन 4 स्कूल्स को पढ़ेंगे हम चित्रकला में, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ की भी उपशैलियाँ हैं कुछ। मेवाड़ के अंदर मेवाड़ शैली आती है, नाथद्वारा, देवगढ़ जो कि उदयपुर में ही है, चावंड उदयपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। तो मतलब मेवाड़, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड और शाहपुरा, ये कुछ 5 उपशैलियाँ हैं मेवाड़ स्कूल की। वही मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत 6 शैलियाँ आती हैं, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ अजमेर वाली शैली, नागौर और अजमेर खुद, ये 6 शैलियाँ हैं। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। शेखावटी को विशेष रूप से याद रखें, शेखावटी ढूंढाड़ के अंदर आता है। आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। ढूंढाड़ स्कूल में कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो ये मुख्य रूप से जहाँ जहाँ रियासत रही हैं उनको यहाँ मुख्य रूप से याद रख सकते हो। भरतपुर और अलवर को, भरतपुर को और धौलपुर को छोड़कर बाकी सब इसमें शामिल हो जाती हैं। राजस्थान में चित्रकला के जो प्रमुख संस्थान हैं, आज मान प्रकाश पुस्तकालय जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, मान प्रकाश पुस्तकालय ये चित्रकला से संबंधित संस्थान है, पुस्तकालय। जैसलमेर भंडार जिनदत्त सूर्य विजयन भंडार है जो कि सोनारगढ़ दुर्ग में है, जैसलमेर के दुर्ग में है। पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में है। सरस्वती भंडार और सरस्वती पुस्तकालय में कंफ्यूज नहीं हो, सरस्वती भंडार उदयपुर, सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में, ये सब चित्रकला से संबंधित संस्थान हो गए। राजस्थानी चित्रकला के जो सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम चित्र हैं वे जैसलमेर के भंडार जो कि जिसे कहते हैं जिनदत्त सूर्य भंडार, और उसमें जो 1070 के चित्र हैं वे कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और एक औदनियुक्ति व्रति 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, औदनियुक्ति व्रति, ये 2 चित्र मिले हैं। राजस्थान में चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं जोधपुर में कौन कौन सी हैं? धौरा और चितेरा। भीलवाड़ा में है अंकन। उदयपुर में है टखमन 28 और तुलिका कलाकार परिषद। ये देखिए जोधपुर की हो गई धौरा चितेरा, भीलवाड़ा की अंकन, उदयपुर में टखमन 28 और तुलिका कलाकार परिषद, जयपुर की पेग आयाम कलाव्रत रचनात्मक कला समूह है। मतलब जयपुर की 4 हो गई, पेग, आयाम, कलाव्रत और रचनात्मक कला समूह है। अब रंग संयोजन देखिएगा, प्रमुख शैलियों से संबंधित रंग का किस प्रकार से अधिकतर यूज किया गया है उन शैलियों में। जैसे कि मेवाड़ शैली यानी उदयपुर शैली, इसमें लाल व पीले कलर का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। जोधपुर में आपका पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक है और बीकानेर में, दोनों ही राठौड़ रियासत से संबंधित हैं। इस प्रकार आप कंपेयर करके लगा सकते हो। नागौर शैली भुजे हुए रंग का प्रयोग हुआ है। अजमेर में बैंगनी कलर का सर्वाधिक प्रयोग है। किशनगढ़ शैली सफ़ेद व गुलाबी कलर। जयपुर शैली लाल, पीला व हरा। जयपुर में सर्वाधिक कलर लाल, पीला व हरा। आमेर शैली में प्राकृतिक कलरों का उपयोग हुआ है।
बूंदी में हरा सोने चांदी के प्रयोग रंगों का प्रयोग हुआ है। अलवर में जेवरातों का स्याही का प्रयोग हुआ है। जेवरातों की स्याही का प्रयोग हुआ है अलवर में। एक बार और रिपीट करते चलिए। मेवाड़ में लाल पीला, जोधपुर में और बीकानेर में पीले रंगों का, नागौर में भुजे हुए रंगों का, अजमेर में बैंगनी कलर का, किशनगढ़ में सफ़ेद गुलाबी, जयपुर में लाल पीला व हरा, आमेर में प्राकृतिक, बूंदी में हरा सोने के कलर का, अलवर में आपका जेवरात की स्याही का प्रयोग। आँखों का समन्वय किस प्रकार से है? किशनगढ़ शैली की तीर कमान जैसी आँखें यथार्थ खंजर के समान नेत्र इस शैली में मिलते हैं। किशनगढ़ शैली में तीर के समान और खंजर के समान किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्र जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, बनी ठनी का चित्र। अगला है जोधपुर शैली, जिसमें बादाम के समान नेत्र मिले हैं, बादाम के समान। नाथद्वारा शैली में गाय व हिरण के नेत्रों के समान है। कोटा व बूंदी शैली में आम के समान नेत्र हैं। जयपुर और अलवर शैली में मछली के समान नेत्र मिलते हैं। एक बार और देखते हैं। किशनगढ़ की जिसमें खंजर के समान, तीर कमान के समान, जोधपुर बादाम के समान, नाथद्वारा में हिरण व गाय के नेत्रों के समान, कोटा बूंदी में आम के समान और जयपुर अलवर में मछली के समान। वृक्षों की प्रधानता की बात करें तो देखिए, जोधपुर शैली में आम व खेजड़ी के वृक्ष के समान, कोटा व बूंदी में खजूर के वृक्ष के समान ज़्यादा प्रयोग हैं खजूर के वृक्ष के। नाथद्वारा शैली में केले के वृक्ष की प्रधानता है। मेवाड़ शैली में कदम के वृक्ष की प्रधानता है और जयपुर अलवर में पीपल के वृक्ष की प्रधानता है। एक बार और देखिए, जोधपुर में आम व खिजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक मिलते हैं इन चित्रों में। कोटा बूंदी के चित्रों में खजूर के वृक्ष अधिक मिलते हैं। नाथद्वारा शैली में केले के वृक्ष प्रधान हैं और आपके मेवाड़ शैली में कदम के वृक्षों की प्रधानता है और जयपुर अलवर में पीपल वृक्ष की प्रधानता है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, सबसे पहले हम मेवाड़ स्कूल को पढ़ रहे हैं। इसमें उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो देखो, कमलचंद मनोहर साहिबुद्दीन, कमलचंद मनोहर साहिबुद्दीन, वहीं हीरानंद, धनानंद, धनराज, कृपाराम, उमरा और जयनाथ। एक बार और देखें, उदयपुर में कमलचंद है, मनोहर है और साहिबुद्दीन है। हीरानंद, धनराज, कृपाराम, उमरा, जयनाथ। हीरानंद, धनराज, कृपाराम, उमरा, जयनाथ। नाथद्वारा शैली में कमला इलायची दो महिला चित्रकार हैं। कृष्ण देवकृष्ण, शंकर, चतुर्भुज, रामलिंग, नारायण, उदयराम व घासीराम। नाथद्वारा में सर्वाधिक जो चित्रकार हैं वो भगवानों के नाम के समान है। देखिए, देवकृष्ण है, शंकर है, चतुर्भुज है, रामलिंग है, नारायण है, उदयराम है, घासीराम है। भगवान के नाम आ रहे हैं इनमें। कमला इलायची महिला चित्रकारों के नाम याद रख सकते हो। देवगढ़ शैली, इसकी ट्रिक है, इसमें BBC के नाम याद रखें। भक्ताराम, बैजनाथ, केवला, चौखा, यानी जो अनोखे नाम है कुछ, जैसे केवला, चौखा, बैजनाथ और भक्ताराम। दो बी हैं, एक सी है, सॉरी एक के है, एक सी है। चौखाराम, केवला। चावंड शैली में एक चित्रकार का नाम विशेष है जिसका नाम है नसीरुद्दीन। चावंड शैली। शाहपुरा शैली में जोशी परिवार से संबंधित ज़्यादा हैं, जैसे कि पार्वती से जोशी, अर्जुन जोशी और रामकरण जोशी। ये आपके शाहपुरा शैली के हो गए। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली जिसे कहते हैं। राजस्थान में चित्रकला की पनपने वाली प्रथम शैली मेवाड़ शैली है। अन्य सभी शैलियों का जन्म भी इसी से माना जाता है। यानी सबसे पहले चित्रकला अगर किसी शैली में आई तो वो है आपकी मेवाड़ शैली, प्रथम शैली मानी जाती है। इसके बाद इसमें से अन्य शैलियों का जन्म हुआ था। अतः राजस्थान की प्रथम व सबसे प्राचीन व पुरानी शैली मानी जाए तो वो मेवाड़ या उदयपुर शैली है। इस शैली का जन्म गुजरात की जैन शैली से हुआ है। यानी गुजरात से ये शैली आई थी, वहाँ से कुछ चित्रकार आए थे गुजरात से,
वो जैन चित्रकार थे। इसलिए प्रारंभ में इस शैली का सर्वाधिक प्रभाव जैन धर्म व जैन शैली का रहा। इस शैली में भाई सीधी बात है, जैन चित्रकार गुजरात से आए थे, सबसे पहले मेवाड़ में आए थे, तो मेवाड़ से वहीं से सर्वाधिक प्रभाव जैन शैली का इसमें रहा था। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र की बात करें तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब देखिएगा, ताड़ के पन्नों पर चित्र जो बने थे मेवाड़ के, ये इनके चित्रकार 1260 से 61 के बीच कमल चंद ने इसका निर्माण किया था। ये जो प्रथम चित्र था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ताड़ के पन्नों पर बने था। कमल चंद इसका चित्रकार था। 1260-61 में इसका चित्रण किया था। काल उस समय काल था मेवाड़ के जो महाराजा थे वो रावल तेज सिंह थे। रावल तेज सिंह के समय ये चित्रकला आई थी। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र था, सबसे प्राचीन चित्र था और जैन धर्म का इसमें प्रभाव था। इसमें जीवन, प्रकृति और धर्म तीनों की समायोजन था। स्वर्णकाल जो मेवाड़ चित्रशैली, इसका स्वर्णकाल माना जाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम। और महाराणा अमर सिंह प्रथम लघु चित्र शैलियों का स्वर्णकाल इनके काल को माना जाता है। जो छोटे चित्र होते थे उन शैलियों को जो स्वर्णकाल है वो महाराणा अमर सिंह का है, और जो कि मेवाड़ का स्वर्णकाल है इस शैली का वो जगत सिंह प्रथम का है। जो महाराणा जगत सिंह हैं, इनके समय जो सर्वाधिक मेवाड़ शैली में चित्र चित्रित हुए थे, इनके समय चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था तथा चित्रकला का एक विभाग भी बनाया गया था, जिसमें तस्वीरारों कारखानों या चितरोई ओबरी जो कि उदयपुर में है, तस्वीरारों कारखानों जिसे हम कहते हैं, यह राजस्थान में प्रथम चित्रकला का विभाग था। चित्रकला का कोई प्रथम विभाग था तो वो था आप चितरोई ओबरी तस्वीरारों कारखानों जिसे कहते थे, जो कि महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ शैली पर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव पड़ गया था, क्योंकि उस समय मुगलों से संधि हो गई थी। महाराणा भीम सिंह के काल में मेवाड़ शैली पर सर्वप्रथम कंपनी शैली का प्रभाव हुआ, क्योंकि फिर वहाँ पे अंग्रेज़ों से संधि हो गई थी। तो यही है, जैसे ही संधि हुई और उनका प्रभाव शुरू हो गया था, तो महाराणा भीम सिंह के समय तो अंग्रेज़ों का प्रभाव शुरू होने लग गया, और वहीं अमर सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव शुरू हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय मेवाड़ शैली में अपने चित्रकार नरीदुन के द्वारा कलीला व दमना का चित्रण किया गया था। नसीरुद्दीन है कलीला व दमना, ये वो पंचतंत्र वाली कहानी है जो से विष्णु शर्मा ने लिखा था। उसके दो पात्र थे कलीला व दमना। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसका कालांतर में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ था। जैसे अकबर ने अबुल फजल के द्वारा आमिर दानिश के नाम से पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करवाया। इस पुस्तक के दो पात्र हैं करतक और दमनक, और यही कलीला और दमना कहलाए थे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, फारसी में कलीला व दमना को गीदड़ माना गया है। राजस्थान में प्रसिद्ध पगड़ी जो है मेवाड़ की पगड़ी है। एक छोटा सा आपके लिए यहाँ पे इजी क्वेश्चन, साफा जो प्रसिद्ध है वो जोधपुर का है। ठीक है, अब देखो आगे। तुर्की भाषा में इन्हें सियार माना गया है। जो कलीला दमना है, इन्हें जो फारसी है उसमें तो भाई देखो उसमें तो ये गीदड़ माने गए हैं, और जो तुर्की भाषा है उसमें सियार माने गए हैं। मूल रूप से ये भेड़िए थे। मूल रूप की बात करें तो ये भेड़िया थे। मेवाड़ शैली की विशेषताओं की बात करें, लाल व पीले कलर की प्रधानता है, कदम के वृक्ष की प्रधानता है, अटपटी पगड़ी का प्रयोग हुआ है,
पहाड़ियों के दृश्य ज़्यादा है। स्वाभाविक है, जहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं तो पहाड़ियों के चित्रण भी सर्वाधिक ही होंगे। लोगों का कद है जो छोटा है, रंग गोरा है, बड़ी बड़ी मूछें हैं इत्यादि ये चित्रण ज़्यादा है। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद का हुआ है। मेवाड़ में जो सर्वाधिक चित्रण है वो जयदेव की जो टीका थी गीत गोविंद उसका सर्वाधिक हुआ है। मेवाड़ शैली में नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ का मोनालिसा कहा जाता है। मेवाड़ का मोनालिसा किसे कहा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुरली मनोहर का चित्र जो कि नरोत्तम शर्मा ने बनाया था। जैनाचार्य हीरानंद ने महाराणा मुगल के काल में 1423 में दिलवाड़ा माउंट आबू नामक स्थान पर सुपार्यवनाथ चरित्रम या जिसे सुपादनाथ चरियम ग्रंथ कहते हैं, उस ग्रंथ का चित्रण किया जो कि वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। जैनाचार्य हीरानंद ने मुगल के समय में इसका निर्माण कराया था दिलवाड़ा माउंट आबू पे, और वो जो चित्र है सुपादनाथ चरित्रम वो आपका उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित है। मेवाड़ शैली में महाराणा प्रताप का चित्र भारतीय चित्रकला का जनक और केरल के निवासी रवि वर्मा ने बनाया था। महाराणा प्रताप का भी चित्र बनाया गया था मेवाड़ शैली में, तो ये बनाया गया था रवि कुमार शर्मा के द्वारा, जो केरल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस प्रकार आपकी उदयपुर शैली होती है, मेवाड़ शैली हो गई। अब आप नाथ द्वारा शैली को पढ़ेंगे। नाथ द्वारा शैली यानी हवेली शैली, या आपने सुना होगा हवेली संगीत, तो इसी प्रकार से हवेली शैली को भी याद कर सकते हो, क्योंकि उस समय जब औरंगजेब ने जो बना वृंदावन से जो मंदिर तोड़े, तो फिर मेवाड़ में संरक्षण मिला राज सिंह के समय। उससे पहले मारवाड़ गए थे, तो मारवाड़ में क्या है शरण नहीं मिली थी, तो उससे छुपने की वजह से हवेलियों के अंदर ही श्रीनाथ जी की पूजा की गई थी। तो वहीं से श्रीनाथ जी की हवेलियों में पूजा करने के कारण ही हवेली संगीत का उदय हुआ, और वहीं से हवेली चित्र शैली भी शुरू हुई थी। तो इससे याद करें। नाथ द्वारा शैली में आगे बात करें तो इस शैली में प्रारंभ में महाराणा राज सिंह के काल में सन 1672 में श्रीनाथ जी की मंदिर की स्थापना हुई थी। तो महाराणा राज सिंह के काल में इस शैली का स्वर्णिम काल कहते हैं। 1672 की बात है। प्रभाव की बात करें तो इस शैली पर ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वृंदावन से वहीं से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाए थे, और जो प्रभाव तो स्वाभाविक है, पड़ना ही है। ब्रज शैली और मेवाड़ शैली दोनों का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। विशेषताओं की बात करें तो वही श्री कृष्ण से संबंधित ही विशेषता होंगी लगभग। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण सर्वाधिक है। पुजारियों व गोसाइयों का चित्रण है। अन्नकूट महोत्सव है जो कि भीलों का पर्वत होता है एक चावल का, तो उसका भी चित्रण है क्योंकि वो पहले से ही चलता आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का चित्रण है। माता यशोदा का चित्रण है। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। केले के वृक्षों के चित्रण हैं। गायों का अंकन का चित्रण है। सांझी है और पिछवाइयाँ हैं। सब श्री कृष्ण से संबंधित हैं। काफ़ी सरल है याद करना। कमला और इलायचियों ने सर्वप्रथम अन्नकूट महोत्सव का चित्रण किया, तो जो नाथद्वारा शैली है वहीं से संबंधित हैं। अगली शैली है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था देवगढ़, जो वर्तमान में राजसमंद में है देवगढ़। सन 1680 में महाराणा जयसिंह के काल में द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकानों की स्थापना की थी। 1680 में जो महाराणा जयसिंह हैं उसके समय द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना करी, और इस ठिकाने के ठिकानेदार मेवाड़ के 16वां अमराव कहलाता था। मेवाड़ का 16वां अमराव कहते थे इस ठिकानेदार को। तो द्वारकादास चूड़ावत के द्वारा ही इस शैली का प्रारंभ किया गया था।
देवगढ़ शैली का प्रारंभ। देवगढ़ शैली में स्थित मोती झील व मोती अंजारी महल के भित्ति चित्र देवगढ़ शैली के उदाहरण हैं। देवगढ़ शैली के उदाहरण की बात करें तो मोती महल के कुछ चित्र हैं और कुछ अंजारी महल के भित्ति चित्र हैं। प्रभाव देखें तो देवगढ़ शैली पर तीनों शैलियों का प्रभाव है। देखिए, मेवाड़ शैली का प्रभाव रहेगा क्योंकि मेवाड़ का ही ठिकाना था। ढूंढाड़ शैली का प्रभाव है और मारवाड़ का भी प्रभाव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ऐसी कौन सी शैली है जिस पर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का ही प्रभाव है, वो है आपकी देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। नाम से याद रखें, स्वयं का नाम अंधारा, अंधेरे से संबंधित है, तो उजाला जो प्रकाश में लाने का श्रेय देवगढ़ शैली का इनको है, श्रीधर अंधारे को। एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो। एक ऊपर थोड़ी सी इसको याद रखें, 1672 में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ, 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना हुई थी और 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। अगली है आपकी चावंड शैली। महाराणा प्रताप ने लूना चावंडिया को मारकर चावंड बसाया था, जबकि 1885 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावंड में महल बनवाए, जिन्हें चावंड के महल व महाराणा प्रताप के महल कहते हैं। चावंड शैली का प्रभाव महाराणा प्रताप के काल में हुआ था, जबकि जो चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराणा अमर सिंह के समय हुआ था। रागमाला ग्रंथ का चित्रण। चावंड शैली में ही रागमाला ग्रंथ का चित्रण है, जो रागमाला चित्र सेट कहते हैं जिसे। चावंड शैली में 1605 में नसीरुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया था। यह चित्रित ग्रंथ संपूर्ण मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का सबसे बड़ा चित्र है। जो रागमाला सेट है ये मेवाड़ का सबसे बड़ा चित्र माना जाता है, जो कि नासिरुद्दीन ने चित्रित किया था। अगली जो शैली है वो आज शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली भीलवाड़ा शाहपुरा फिलहाल जिला बन चुका है अलग से। मुख्य विषय था फड़ का चित्रण। प्रमुख चित्रकार थे जोशी परिवार से संबंधित चित्रेरे। अब आपके सामने अगला मारवाड़ स्कूल या जोधपुर शैली। तो मारवाड़ स्कूल में हम सबसे पहले जोधपुर शैली को पढ़ रहे हैं। तो मुख्य विषय ढोला मारू का चित्रण, भरतरी का चित्रण। जोधपुर शैली में पीले रंगों की प्रधानता है, आम व खिजड़ी के वृक्षों की प्रधानता है, बादाम के समान नेत्रों की प्रधानता है। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग अब शुरू से पढ़ते हैं। देखिए, प्रमुख चित्रकारों को भी याद रखें जोधपुर शैली से संबंधित। शिवजी भाटी, रतनजी भाटी, बीरजी भाटी, मनीराम भाटी, सैफुदास और छज्जूदास। ज़्यादातर दास और भाटियाँ हैं, इनको ट्रिक से याद रखें, जोधपुर से संबंधित हैं और कुछ जैसलमेर बीकानेर से संबंधित भी आ जाएंगे, जो कि बीकानेर में ही आएंगे, उनको भी हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भाटी और दास से याद रखें। शिव, रतन, वीर, मनीराम, सैफू, छज्जूदास। ठीक है। बीकानेर शैली। बीकानेर से संबंधित अधिकतर मुसलमान हैं। रुकुद्दीन, आसिर खां, मोहम्मद खां, हसीमुद्दीन, नुसरत, मुन्ना लाल। ये वही उस्तकला जब से आई थी तब से मुसलमानों का वर्चस्व जितने भी कलाकार हैं उनका हो गया था। तो याद रखें बीकानेर के भी चित्रकारों को। अजमेर शैली के चित्रकारों को भी याद रखें। तो अजमेर के जैसे चांद, लाल और साहिबा एक महिला थी, महिला चित्रकार, जो कि अजमेर शैली से संबंधित थी। कमला इलायची नाथद्वारा से थी और यही साहिबा थी जो अजमेर थी। किशनगढ़ शैली। मोरध्वज, निहालचंद को नाम सबसे पहले। मोरध्वज, सूर्यध्वज, निहालचंद, अमरचंद और लाडली दास। अब चलिए सबसे पहले जोधपुर शैली को विस्तार से पढ़ते हैं। ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण, भरतरी का चित्रण, पीले रंगों की प्रधानता, खेजड़ी वृक्ष की प्रधानता, बादाम के समान नेत्र,
जोधपुर शैली का प्रारंभ मालदेव के काल में हुआ था। राम मालदेव के काल में जो शेरशाह सूरी से जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था वही मालदेव है। मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चौखेलाव महल का निर्माण करवाया था। राम मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चौखेलाव महल का निर्माण करवाया। इस महल में दो चित्र बनाए गए थे, एक राम रावण का युद्ध का चित्रण और दूसरा सप्तशती का चित्रण। जोधपुर शैली में चित्रित होने वाले प्रथम चित्र हैं, दो चित्र हैं कौन कौन से, राम रावण का युद्ध का चित्रण और सप्तशती का चित्रण। ये मेहरानगढ़ के चौखेलाव महल के प्रथम चित्र हैं। महाराणा मालदेव ने राम मालदेव ने उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण करवाया। राम मालदेव ने उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण करवाया। यह जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। वो दोनों चित्र हैं रावण का युद्ध और सप्त सती का जो चित्रण है, ये तो प्रथम चित्र हो गए। वहीं अगर प्रथम ग्रंथ की बात करें तो आपका उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी है। यह जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। मोटा राजा उदय सिंह के काल में सर्वप्रथम मुगल शैली का प्रभाव आया। जब नागौर दरबार लगा था 1570, उस समय ही मोटा राजा उदय सिंह ने संधि कर ली थी या अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की, तो तब से ही मुगल शैली का प्रभाव शुरू हो गया था। महाराजा तख्त सिंह के काल में जोधपुर शैली पर कंपनियों का प्रभाव हो गया था। वही स्वाभाविक सी बात है, कंपनी के साथ संधि हो गई थी। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और महाराजा विजय सिंह के काल में जोधपुर शैली में कृष्ण लीलाओं का चित्रण हुआ था। अब देखिए महाराणा मानसिंह का काल जोधपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराजा मानसिंह के काल में नाथ शैली का प्रभाव आया, क्योंकि जो नाथ संप्रदाय है उनका प्रभाव आ गया था महाराजा मानसिंह के समय, जिसे मान नाथ संप्रदाय भी कहते थे। रागमाला ग्रंथ का चित्रण। बीरजी भाटी ने जो रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया था बीरजी भाटी के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में 1833 में। वहीं रसराज ग्रंथ का चित्रण मनीराम ने किया था, वो किया था जोधपुर के महामंदिर में, जो कि 1823 में किया था। चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए महाराजा मानसिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। वही महाराजा मानसिंह का जो स्वर्ण काल माना जाता है चित्रकला का जोधपुर का, तो उसी समय मान प्रकाश पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया गया था। जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो कुत्तों का चित्रण हुआ है इसमें। जोधपुर शैली और बीकानेर शैली दोनों में घोड़ों का चित्रण हुआ है। जोधपुर शैली में ढोलामारू का आधारित सर्वाधिक चित्र मिले हैं। जोधपुर शैली में खेजड़ी वृक्ष, मरुस्थल, झाड़ियाँ, बावड़ियाँ खूब चित्रण हुआ है। जैसा वहाँ का वातावरण उसी हिसाब से चित्रण भी होगा। खेजड़ी वृक्ष हुए हैं क्योंकि थार का मरुस्थल है सर्वाधिक, तो मरुस्थल का चित्रण है। मरुस्थल में झाड़ियाँ सर्वाधिक हैं और बावड़ियाँ का जल की कमी के लिए निर्माण ज़्यादा हुआ, तो बावड़ियों के भी चित्रण हैं। अगली है नागौर शैली। मारवाड़ स्कूल में हम पढ़ रहे हैं नागौर शैली का, जिसमें भुजे रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। पारदर्शी चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग है। भित्ति चित्रों का भी प्रयोग है। कलात्मक बादल महल, नागौर का जो बादल महल है वो कलात्मक चित्रण है उसका। बखत सिंह का महल है और महाराणा अमर सिंह का भी महल है। जो अमर सिंह कटार राजधानी जिन्हें कहते हैं कि कटार में उन्होंने औरंगजेब के समय जिसे कटार राजधानी कहते हैं। अजमेर शैली। अजमेर शैली में लाल व चांद साहिबा, इनको ट्रिक से याद रखें, लाल चांद साहिबा ये चित्रकार हैं अजमेर शैली से संबंधित। अजमेर के भिनाई व मसूदा, केकड़ी, करकेड़ी इत्यादि ठिकानों पर इस शैली का चित्रण मिलता है। अजमेर शैली में बगड़ावतों की कथा का उल्लेख मिलता है जो कि भगवान देवनारायण से संबंधित हैं। अजमेर शैली में बैंगनी कलर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है।
अजमेर शैली का प्रारंभ राव मालदेव के काल में ही हुआ था। अगली है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का प्रमुख विषय है मूमल का चित्रण। योगदान है इसमें राव हर्राय का, भाटी मूलराज द्वितीय, अखेराज व राव जैसल का। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पर बाह्य शैलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खाली ऐसी एक ही शैली है जैसलमेर शैली जिस पर किसी भी अंत शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, बाह्य शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस शैली में सर्वाधिक अखेराज के काल में चित्रण हुए थे, जिसमें ऊंट का चित्रण प्रमुख था। बीकानेर में ही ऊंट महोत्सव है, इसी से आप याद रख सकते हो इसको। अतः इनका काल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। जो अखेराज हैं बीकानेर के, जैसलमेर के, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया था। बीकानेर में ऊंट महोत्सव है, जैसलमेर में मरु महोत्सव है। वो बीकानेर का ध्यान रह गया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अखेराज का स्वर्णकाल है जैसलमेर शैली का। ऊंट का सर्वाधिक चित्रण है। जैसलमेर शैली में मूमल का चित्रण सर्वप्रथम राव हर्राय के द्वारा करवाया गया था। यहीं से इस शैली का प्रारंभ माना जाता है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथाओं के नामक आधारित एक पुस्तक, जिसे मीनाक्षी शर्मा द्वारा लिखा गया था, जिसमें कहानी का समापन दुखद रूप से होता है। इस कहानी में महेंद्र को अमरकोट का राजकुमार बताया गया है और वही मूमल को लोदरवा की राजकुमारी बताया गया है, जो कि जैसलमेर से संबंधित हैं। अमरकोट पाकिस्तान से संबंधित है। मूमल नामक पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी चूंडावत द्वारा लिखी गई, जिसमें मूमल के जैसलमेर क्षेत्र में बाड़मेर में मूमल गीत गाए जाते हैं, एक सभी को पता है। अगली शैली बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रारंभ महाराजा राय सिंह के समय हुआ था। महाराजा राय सिंह भागवत पुराण, बाल रामायण और रागमाला ग्रंथ का चित्रण करवाया था। यहीं से बीकानेर शैली का उदय हुआ था, प्रारंभ हुआ था। जो महाराजा राय सिंह हैं, उन्होंने भागवत पुराण और बाल रामायण और रागमाला का चित्रण करवाया, और जब चित्रण कराया तो वहीं से इस शैली का प्रारंभ हो गया था। बीकानेर शैली का प्रारंभ से इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव रहा। महाराजा अनूप सिंह के समय इसका स्वर्णकाल था। इनका काल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस शैली में बीकानेर शैली में द्रविड़ शैली का प्रभाव था तथा बीकानेर शैली में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। इन्होंने चित्रकारों को राज्य के संरक्षण दे दिया और उस्तक कला भी इनके काल में आई थी। तो उस्तक कला से संबंधित है जो काष्ठ कला है, एक ऊँट के जो बाल काटे जाते हैं डिजाइन में, वही आपका उस्तक कला होता है। हिसामुद्दीन उस्ता को सन 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उस्ता परिवार इसी बीकानेर से संबंधित है। अगली है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय अभी हमने बताया था, जो श्रीधर अंधारे हैं उनको है। सॉरी, वो आपका नाथद्वारा हो गया, देवगढ़ हो, सॉरी देवगढ़। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को है, डॉक्टर फयाज अली को और एरिक डिक्सन को है। इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं भी अभी कंफ्यूज ही हो गया था। जो किशनगढ़ शैली उसको प्रकाश में लाए थे एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा कहा था। वही नागरीदास से संबंधित किशनगढ़ शैली है, जिसमें बनी ठनी चित्र है, मोर ध्वज निहाल चंद्र वाला चित्र। सन 1609 में राजा किशन सिंह किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी, राजा किशन सिंह ने, और राठौड़ वंश का इसने शासन किया था। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह, जिसे नागरीदास भी कहते हैं, उनके काल को स्वर्णकाल कहते हैं किशनगढ़ का। भगवान कृष्ण के ये अन्य भक्त थे। इनके दरबार में प्रेमिका विष्णुप्रिया रहती थी, जिन्हें बनी ठनी कहते हैं। भगवान कृष्ण की अन्य भक्त थी।
राजा सावंत सिंह ने यानी नागरीदास ने उनके अपने चित्रकार निहाल चंद से बनी ठनी का एक चित्र बनवाया और राधा के रूप में चित्रित करवाया था। राजा सावंत सिंह नागर सामुच्च के नाम से कविताएं लिखते थे, अतः उन्हें राजपाट का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए और कृष्ण की भक्ति के लिए वृंदावन चले गए और तब से उनका नाम नागरीदास रखा गया। अब देखिए मथेरन कला और उस्ताद कला। मथेरन कला और उस्ताद कला में कंफ्यूज ना हो। मथेरन कला मथेरन चित्रकारों की कला है और वहीं जो उस्ताद कला है लाहौर के उस्ताद चित्रकारों की कला है। मथेरन जाति के द्वारा ये चित्र बनाए जाते हैं। मथेरन कला के जैन धर्म से संबंधित है और बीकानेर के स्थानीय चित्रकार हैं मथेरन कला वाले। वहीं जो लाहौर के उस्ताद हैं चित्रकार हैं वो बीकानेर में जो जन्मी कला है, इनको मथेरन कला के चित्रकारों ने इन्हें शरण दी थी। मथेरन कला में हिंदू देवी देवताओं के चित्रण सर्वाधिक हैं, भित्ति चित्रण है और काष्ठ कला है। वहीं उस्ता कला में काष्ठ कला है, भित्ति चित्रण है और ऊंट के कुंपों पर जो सोने की नक्काशी है वो है। बीकानेर शैली पर महाराजा सूरत सिंह के काल में कंपनी का प्रभाव आ गया था, अंग्रेजों का प्रभाव आ गया था। महाराजा सूरत सिंह के समय अंग्रेजों का प्रभाव आया था बीकानेर शैली में। सुजान सिंह के साथ उनका प्रिय सेवक संग्राम सिंह ये जाने क्या लिखा है पता नहीं इसका। अब देखिए बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताओं को। घोड़ों का सर्वाधिक चित्रण है। देखो जोधपुर में भी घोड़े का चित्रण था, बीकानेर में भी ये सीधी बात है। हिंदू देवी देवताओं का चित्रण सर्वाधिक है। ऊंट का चित्रण सर्वाधिक है। जैसलमेर में भी ऊंट का था, बीकानेर में भी है। काली मूर्तियों का चित्रण बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम लिखते थे। सर्वाधिक प्रमुख विशेषताएं नाम और तिथि फारसी भाषा में लिखते थे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, जो चित्रकार थे बीकानेर वाले वो अपना नाम भी लिखते थे और तारीख लिखते थे चित्र के समय और फारसी भाषा में लिखते थे। अब है बनी ठनी का चित्र। यह चित्र महाराजा सामंत सिंह ने 1778 में निहाल चंद के द्वारा बनवाया गया था और जो विष्णु प्रिया हैं उनका राधा के रूप में चित्रण किया गया था, उन्हें बनी ठनी हम कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं बनी ठनी चित्र की, देखो। तीखा नाक, पारदर्शी वस्त्र, सफ़ेद व गुलाबी रंग, हाथ में गुलाब का रंग या गुलाब का फूल, हाथ में गुलाब रंग, एक और जो बाल हैं एक साइड में झुके हुए, हाथों में लाल मेहंदी, नाक में बेसरी आभूषण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न भी आ चुका है यहाँ से। नाक में बेसरी आभूषण, खंजर व तीर कमान के समान आँखें, कान में टोटी आभूषण। बेसरी का क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है टोटी का भी आपको आ जाए, ठीक है। हाथों में हरी चूड़ियाँ। बनी ठनी का मूल नाम विष्णुप्रिया था जो कि सुरसरा की निवासी थी। भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। कब किया था? 5 मई 1973 को। बनी ठनी की आंखें नागरीदास ने चित्रित की थी। जो स्वयं राजा थे नागरीदास, उन्होंने बनी ठनी की आंखों को बनाया था। चांदनी रात की संगोष्ठी, चित्रकार हैं इसके अमरचंद। ये भी उसी से संबंधित है, आपका किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित अमरचंद्र। चांद व तारों का चित्रण है जिसमें रात्रि का चित्रण है। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है जो सर्वाधिक किशनगढ़ शैली में हुआ है। किशनगढ़ शैली में किशनगढ़ शैली को कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है।
इस शैली में हंस का चित्रण भी हुआ है। इस शैली में दीपावली के त्योहार का भी चित्रण हुआ है। अगली शैली है ढूंढाड़। स्कूल को ही हम पढ़ रहे हैं सीधा, आमेर शैली को पढ़ने वाले हैं। आमेर शैली। आमेर शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो आपका पुष्पदत्त, हुक्काचंद, मुरली, इनको याद रखें, हुक्काचंद, मुरली और पुष्पदत्त। प्राकृतिक रंगों का विशुद्ध रूप से सर्वाधिक प्रयोग आमेर शैली में हुआ है। मुगल काल का प्रभाव भी सर्वाधिक आमेर शैली में रहा है। सर्वप्रथम जो मुगलों का प्रभाव आमेर शैली पर रहा। प्रारंभ करता है आमेर शैली के मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह के काल में आमेर शैली का प्रारंभ हुआ और उनके दरबारी चित्रकार पुष्पदत्त ने आदि पुराण ग्रंथ का चित्रण किया था। आमेर शैली में जो भित्ति चित्र हैं उनका कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था। भित्ति चित्रण कला का राजस्थान में सर्वप्रथम आमेर शैली में प्रयोग हुआ था, जो कि महाराजा मानसिंह के समय में आया था भित्ति चित्रण। अब देखिए आमेर शैली का स्वर्णकाल की बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह के समय है। शुरुआत किसने की? देखो शुरुआत करी मिर्जा राजा मानसिंह के समय, और वही स्वर्णकाल की बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह का है। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में बिहारी सतसई का चित्रण हुआ और जयगढ़ दुर्ग में भित्ति चित्रों का चित्रण हुआ। अगली शैली है जयपुर शैली। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों को नाम याद रखें, हुक्माराम, गंगाबख्श, रघुराम, रामजी, साहिबराम और मोहम्मद साहेब। दोबारा से देखिए, हुक्माराम, गंगाबख्श, रघुराम, रामजी, साहिबराम, मोहम्मद राम, साहिबराम, रामजी, रघुराम, गंगाबख्श और हुक्माराम। ज़्यादातर जितने भी चित्रकार हैं उनके नाम में कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा कंपेयर करके एक दूसरे के साथ पढ़ें। जयपुर शैली का प्रारंभ सवाई जयसिंह के समय किया गया था, जिसने जयपुर की स्थापना करी थी। स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का माना जाता है। कंपनी शैली का प्रभाव राम सिंह द्वितीय के समय आया था। जयपुर शैली की स्थापना के साथ ही जयपुर शैली का प्रारंभ हो गया था। सवाई जयसिंह के दरबारी कवि मोहम्मद शाह ने रज्मनामा ग्रंथ का चित्रण करा, जिसके साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी इस शैली की। और वो चित्र था वो जयसिंह को भेंट किया था। रज्मनामा ग्रंथ सबसे पहले जयपुर शैली में आया था। सवाई जयसिंह ने चित्रकला का सूरत खाना विभाग बनाया था। सवाई जयसिंह ने चित्रकला का सूरत खाना नामक एक विभाग बनाया। अब देखो यहाँ पे साहेब राम ने एक चित्र बनाया था, सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। लालचंद, ये समकालीन थे आपके लालचंद और साहेब राम, इन दोनों के, सवाई ईश्वरी सिंह के और माधो सिंह के, इनों के दोनों के मध्य जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुए थे, मराठाओं ने इनमें बीच में इनरोल किया था। तो व्यक्ति चित्रण दक्ष थे साहेब राम। सवाई ईश्वरी सिंह का आदम चित्र बनाया था। वही लालचंद ने युद्धों का चित्रण बनाया था। चौगान किलों में हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए थे लालचंद ने। सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर शैली के सर्वाधिक चित्रित हुए थे चित्र, तथा सवाई प्रताप सिंह ने जो चित्रकार थे उनको राज्य के संरक्षण दे दिया। हवा महल में अनेक चित्र चित्रित करवाए थे। अतः इनका जो काल है इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। बस जयपुर शैली का देखो, जयपुर शैली का तो सवाई प्रताप सिंह का, वही मिर्जा राजा जयसिंह का जो काल है वो आमेर शैली का माना जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन है वो जयपुर का प्रताप सिंह का है, वहीं आपका जो आमेर शैली पड़ी वो आपका मिर्जा राजा जयसिंह का है। अब है सवाई राम सिंह द्वितीय, जिसके समय अंग्रेजों का आधिपत्य आ गया था इस शैली में।
फोटोग्राफी का दौर था और यथार्थवादी चित्रण होने लगे थे। राम सिंह द्वितीय के काल में कंपनी शैली का प्रभाव आ गया था। 1876 में अल्बर्ट जो प्रिंस अल्बर्ट हैं उनके आगमन में इसने गुलाबी रंग से शहर को रंगवाया था और अल्बर्ट हॉल का भी निर्माण करवाया था। तो राम सिंह द्वितीय ने चित्रकला को एक स्कूल बनाई जिसे मदरसा-ए-हुनरी या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो मदरसा-ए-हुनरी है इसका निर्माण राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जो कि एक आर्ट ऑफ स्कूल था। अब प्रमुख विशेषताओं की देखो, जयपुर की बात करें तो इस शैली में जो व्यक्ति चित्रण है वो सर्वाधिक हुआ था तथा व्यक्ति चित्रण की शैली सहीब शैली कही जाती थी। कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण है, क्योंकि मुगल प्रभाव आ गया था। इस शैली पर अलवर शैली के बाद सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। भाई देखो, अलवर शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव रहा, उसके बाद जयपुर शैली पर रहा। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर शैली में सर्वाधिक यूरोपीय चित्रों का भी चित्रण हुआ था। यूरोपीय इसलिए रहा क्योंकि अंग्रेजों का आधिपत्य आ गया था। अगली शैली है अलवर शैली। अगली अलवर शैली में याद रखें चित्रकारों के नाम। तो देखो, नानक राम, डालू राम, छोटूलाल, मूलचंद सोनी, गुमान अली, सालिग्राम और बक्साराम, जमनालाल, बलदेव। मूलचंद वही है जो हाथी दांत पर चित्रण करने वाले हैं। नानक राम, डालू राम। डालू को याद रखो, डालू एक कोटा में है, एक डालू राम ये अलग है। डालू राम, बलदेव और बक्साराम, ये तीनों नामों को तो याद कर सकते हो, थोड़े अलग राम हैं। बलदेव, बक्साराम, डालू राम। नानक राम, छोटे लाल, मूलचंद को आप हाथी दांत की वजह से याद कर सकते हो। गुमान अली, सालिग्राम, साहिब राम अलग है, सालिग्राम अलग है। जमुना लाल, दोबारा से देखो, नानक राम, डालू राम, छोटे लाल, मूलचंद सोनी, गुमान अली, सालिग्राम, बक्साराम, जमुना लाल, बलदेव। अलवर राज्य की स्थापना सन 1775 में राव प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। राव प्रताप सिंह ने राजगढ़ दुर्ग बनवाकर इसे अपनी राज्य की प्रथम राजधानी बनाया था। राजगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा डालूराम चित्रकार द्वारा इस दुर्ग में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। जैसे भाई देखो, ये भी एक नॉर्मल सी बात है भाई, कोई नया महल बना रहे हैं तो चित्रकार भी चित्र बनाते हैं, सीधी बात है। अब जैसे हम कलर कराते हैं अपने मकानों का, उसी प्रकार से तो यहीं से अलवर शैली का प्रारंभ माना जाता है। जब से जो डालू राम ने जो चित्र बनाए थे तब से ही इस शैली का शुरुआत मानी जाती है, प्रताप सिंह के समय। तो देखो, अतः इस शैली का प्रारंभ प्रताप को माना जाता है क्योंकि उस समय ये राजकुमार थे और राजा नहीं थे। ठीक है। कालांतर में बख्तावर सिंह अलवर के शासक बने और जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और बख्तेश के नाम से कविताएं लिखते थे। मूसी महारानी इनकी प्रेमिका थी, बख्तावर सिंह की। और स्वर्णकाल देखो, महाराजा विनय सिंह जो कि अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है इनके समय काल को। सर्वाधिक चित्रित ग्रंथ हुए, जो चित्र थे वो चित्र हुए थे। और देखो यहाँ पे चित्रकारों का राज्य के संरक्षण भी महाराजा विनय सिंह के द्वारा दिया गया था। गुलदस्ता ग्रंथ का चित्रण किया गया था। मुख्य चित्रकार थे गुमान अली। गुलदस्ता ग्रंथ का चित्रण अलवर शैली में किया गया, जिसके प्रमुख चित्रकार थे गुमान अली। इसमें कुल 17 चित्र थे। जेवरातों की स्याही का प्रयोग किया गया था। जो भी जेवरात होते हैं उनकी जो स्याही होती है उसका प्रयोग किया गया था। शेख सादी अली दिल्ली, इसने जेवरातों की स्याही का प्रयोग किया था। अब देखो अलवर शैली की प्रमुख विशेषताएं। अलवर शैली में मूलचंद सोनी ने हाथी के दांत पर चित्रण किया था। मैंने आप सभी को बताया थोड़ी देर पहले, हाथी दांत पर चित्रण। इस शैली के चित्रों से अधिक बॉर्डर को महत्व दिया गया था। जो बॉर्डर होता है ना, जो कि मार्जिन कहते हैं, जो साइड में होता है, तो उस बॉर्डर को ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया था। तथा अलवर शैली को वैसलो शैली कहा जाता है।
अलवर शैली की सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा। अलवर शैली पर जो मुगलों का प्रभाव है वो सर्वाधिक पड़ा था। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव अलवर शैली पर पड़ा था, क्योंकि जो दिल्ली है वो अलवर से सर्वाधिक निकट था, इसलिए गणिकाओं तथा वैश्यों व योगासनों के सर्वाधिक चित्र इस शैली में हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गणिकाओं के वैश्यों के सर्वाधिक चित्रण अलवर शैली में है। दिल्ली के अधिकांश चित्रकार अलवर आ गए थे, जिनमें से एक गुमान अली प्रमुख थे। और अभी हमने देखा गुमान अली ने एक ग्रंथ का चित्रण किया था जिसका नाम था गुलिस्ता ग्रंथ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। उनियारा शैली, उनियारा जो कि टोंक, तो इसके चित्रकारों को ध्यान रखें। धीमा, मीर बख्श और काशीराम। धीमा, मीर बख्श और काशीराम। उनियारा जयपुर राज्य का एक ठिकाना था जो कि वर्तमान में टोंक में है। प्रभाव रहा था जयपुर व बूंदी शैली का, क्योंकि उनके बीच में पड़ता है ये। ठीक है। शेखावटी शैली जो कि जयपुर शैली का ही एक उपशैली है, जयपुर स्कूल की, ढूंढाड़ स्कूल की। उपनाम है भित्तीय चित्रण की शैली, शेखावटी शैली। भित्तीय चित्रण की शैली, शेखावटी शैली। प्रमुख विषय सामान्य जनजीवन का चित्रण। शेखावटी के अधिकांश चित्र हवेलियों की भित्तीय चित्रण के रूप में थे। इस शैली में सर्वाधिक योगदान शेखावटी के सेठों ने दिया था। दोनों ओर बल खाते हुए बालों का अंकन शेखावटी शैली में मिलता है। झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी में झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी भित्तीय चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उदयपुर वाटी में जो जोगीदास की जो छतरी है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू जिले में। अलवर में स्थित जो टहला की छतरी है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेखावटी की हवेलियाँ भित्तीय चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखो, भित्तीय चित्रण जो कला है वो क्या होती है भाई? दीवारों पर जो भित्तीय चित्र, ऐसी बात है, दीवारों पर चित्रण मूलतः ये ईरान की कला है, ईरान, फारस, पर्शिया, दो प्रकार की है। एक तो है, मतलब ये दो प्रकार हैं, जो पानी की मिलावट है, सूखी और गीली, सीधी बात है। तो सूखी दीवार अगर है तो वो होगी आपकी फ्रेस्को सको। ये भारत में सर्वप्रथम अकबर के काल में दिल्ली आई थी। तो सूखी दीवार पर जो चित्रण है वो आपकी फ्रेस्को सको है। राजस्थान में सर्वप्रथम मिर्जा राजा मानसिंह के समय आई थी, जो आमेर में आई थी। प्रथम स्थान है जो कि बूंदी में चित्रित हुए थे, द्वितीय स्थान है शेखावटी में चित्रित हुए थे। अगली है फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को बुनो है गीली दीवार पर चित्रण होता है, जिसे आला गीला पद्धति कहते हैं। अब है आपका लास्ट स्कूल जो कि है हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें शैली आएंगी बूंदी है, कोटा है और झालावाड़, तीन ही पढ़नी स्कूल की जो शैली है। तो बूंदी शैली सबसे पहले पढ़ रहे हैं। बूंदी शैली: खजूर के वृक्ष, आम के समान नेत्र, हरा रंग, सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग। खजूर का वृक्ष, आम के समान नेत्र, हरा रंग व सोने चांदी के रंगों का प्रयोग। मुख्य विषय क्या है? पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण है। भित्तीय चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले भित्तीय चित्र भी बूंदी में हुए थे। प्रारंभ में राव सुरजन देव हाड़ा ने सर बुलंद की उपाधि जो कि जहांगीर ने उसे दी थी, तो राव सुरजन देव हाड़ा ने नाचते हुए मोर का चित्रण करवाया और रेखाओं का सबसे सुंदरतम अंकन कराया था। अब बूंदी शैली का प्रारंभ हमने पढ़ लिया राव सुरजन देव हाड़ा के समय। स्वर्णकाल बात करें तो महाराव उम्मेद सिंह के समय। बूंदी शैली का स्वर्णकाल महाराव उम्मेद सिंह के समय को माना जाता है।
1705 में रंगशाला यानी चित्रशाला का निर्माण बूंदी में महाराणा उमेश सिंह ने करवाया था। उमेश सिंह ने रंगशाला का निर्माण, चित्रशाला का निर्माण बूंदी में करवाया था। बूंदी के सर्वाधिक चित्र राव उमेश सिंह के समय में ही बने थे। और भित्ति चित्रों का इसे स्वर्णकाल कहते हैं। ये इसकी उपशैली है, बूंदी शैली की एक उपशैली है दुगारी शैली। कार्य खंडेवाल ने बूंदी शैली पर बूंदी चित्रावली ग्रंथ लिखा था। बूंदी चित्रावली ग्रंथ। बूंदी में स्थित रंग महल का निर्माण छत्रसाल हड़ा ने करवाया था। एक रंग महल का निर्माण है जो कि छत्रसाल हड़ा ने करवाया था। विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ बूंदी शैली से भी माना जाता है। विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभ है वो बूंदी शैली से माना जाता है। बूंदी शैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। बूंदी शैली में एक अंग्रेज अधिकारी अपनी प्रेमिका के सामने बैठाकर पियानो बजा रहा है। बूंदी शैली में एक चित्र है जिसमें अंग्रेज अधिकारी है, उसको साथ ही उसकी प्रेमिका बैठी है और वो पियानो बजा रहा है। बूंदी के शासक भाव सिंह के काल में भोग विलास के चित्र चित्रित हुए थे। भाव सिंह के समय भोग विलास के चित्र चित्रित हुए थे। वर्षा का चित्रण व वर्षा में नाचते हुए मोरों का चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। बूंदी के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो नूर मोहम्मद, श्री कृष्ण व स्वर्जन। ठीक है। अगली शैली है कोटा शैली। कोटा शैली के उपनामों की बात करें तो शिखर शैली कहते हैं या आखेट शैली यानी शिकार के दृश्य सर्वाधिक कोटा शैली में हैं। प्रमुख विषय है कि आखेट के चित्रण व शिकार के चित्रण इसमें सर्वाधिक हैं। प्रारंभ है महाराव राम सिंह के समय। बूंदी के बाद हमने कोटा पढ़ रहे हैं तो कोटा में राम सिंह के समय इसका प्रारंभ है और महाराव उमेश सिंह का समय इसका स्वर्णकाल है। कंपनी शैली का प्रभाव महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। महाराव राम सिंह द्वितीय के समय प्रारंभ राम सिंह फर्स्ट के समय और जो कंपनी शैली के प्रभाव है वो राम सिंह द्वितीय के समय। स्वर्णकाल उमेश सिंह के समय। झालाओं की हवेली कोटा में है जहाँ शिकार के दृश्य हैं। कांता शैली का सर्वाधिक चित्रण के उदाहरण हैं। भगवान राम को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। राजाओं के साथ साथ रानी को भी शिकार करते हुए कोटा शैली में दिखाया गया है, यानी आखेट के लिए प्रसिद्ध है कोटा शैली। डालू राम ने कोटा शैली में रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया है। तो एक तो आपने पढ़ा था अलवर में, एक कोटा में भी पढ़ना पड़ रहा है। तो डालू राम ने कोटा शैली में रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो कोटा में डालू राम है, गोविंद, लच्छीराम व नूर मोहम्मद। डालू राम, गोविंद, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। इस प्रकार से आपका यहाँ पे राजस्थान की चित्रकला चैप्टर खत्म होता है। आपको अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से आपको संपूर्ण सीटी का क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान जी के आपकी मजबूत हो सके इसके लिए हमारा प्रयास है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।